स्क्रीन पर ब्लू लाइनों पर नीले रंग के बेशुमार धब्बे से तैरते हुए नजर आ रहे थे, जो फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की तरफ से आ रहे थे। ओ, तो फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर वालों को आखिरकार हमारी आमद का इल्म हो गया। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या मतलब, क्या है ये? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर से हमारे इस्तकबाल के लिए स्पेसशिप्स भेजी जा रही हैं, इमरान ने कहा। ओ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने और डॉक्टर जमशेद दुर्रानी ने इस स्पेसशिप में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि जीरो लैंड वालों को हमारे बारे में इल्म ही नहीं हो सकेगा। जूलिया ने हैरान होते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था कि हमने कोशिश की है, हमारी कोशिश कामयाब होगी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इन स्पेसशिप्स की तादाद 20 है, क्या ये हम पर हमला करने के लिए आ रही है? सिद्दीकी ने कहा। नहीं, मैंने कहा है ना कि वो हमारे इस्तकबाल के लिए आ रही है, इमरान ने और ज्यादा मुंह बनाकर कहा। तो सिद्दीकी अपने ही सवाल पर शर्मिंदा होकर रह गया। क्या हम इन स्पेसशिप का मुकाबला कर सकेंगे? सालिया ने कहा। देखो क्या होता है, बहरहाल अब वक्त आ गया है, तुम सब बारी बारी साइड पर बने हुए कैबिन में चले जाओ और वहां जाकर खलाई लिबास पहन लो, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए और सबसे पहले जूलिया उठकर कैबिन में चली गई। इमरान कंट्रोल पैनल पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन प्रेस कर रहा था। उसकी नजरें उन मुतहर्रिक डॉट्स पर जमी हुई थी जो उनकी स्पेसशिप से दुगनी रफ्तार से नीली लाइनों पर आगे बढ़ रहे थे। चंद ही लम्हों के बाद जूलिया कैबिन से निकल आई। उसके जिस्म पर सिल्वर कलर का चुस्त लिबास था, जैसे वो लिबास किसी चमकदार धातु का बना हो। जूलिया के बाहर आते ही क्रॉस्टी और फिर सालेहा उस कैबिन में गई और जूलिया जैसा लिबास पहनकर बाहर आ गई। उनके बाद चौहान और फिर बारी बारी सबने कैबिन में जाकर खलाई लिबास पहन लिए। क्या तुम नहीं पहनोगे? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अभी पहनता हूँ सफदर, तुम मेरी सीट पर आ जाओ, मैं लिबास तब्दील कर लूं, इमरान ने कहा और सीट से उठ गया। सफदर ने उसकी सीट संभाली और इमरान कैबिन में चला गया। संगी और थ्रेसिया आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन को देख रहे थे, जिस पर ब्लैक स्पेसशिप में मौजूद इमरान और उसके साथी उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। ये जिंदा है, थ्रेसिया ने हकलाते हुए कहा। मगर ये कैसे हो सकता है? इन सबको तो गोलियां लगी थी और मैंने इन्हें खुद चेक किया था, ये तो मर चुके थे, फिर ये सब के सब जिंदा कैसे हो गए? संगी ने भी थ्रेसिया के अंदाज में कहा। लगता है तुमने उन्हें सही तौर पर चेक नहीं किया था संगी, ये सब के सब जिंदा थे। अब मुझे समझ आ गई है, उन सब ने हमारे साथ धोखा किया था, ये सब जिंदा थे, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए मुर्दा बन गए थे। ये इमरान की चाल थी, सिर्फ चाल, थ्रेसिया ने गुर्राते हुए कहा। कैसी चाल? क्या कह रही हो तुम थ्रेसिया? संगी ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात और तस्वीर जमीन पर भेजी जा रही है और तुम इमरान और उसके साथियों को ब्लैक स्पेसशिप में देख रहे हो, इसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं समझे, थ्रेसिया ने उसे घूरते हुए कहा। ओ, और तुम्हारा मतलब है ये सब इमरान ने तनवीर को हमारे साथ भेजने के लिए गेम खेली थी, संगी ने उछलते हुए कहा। हाँ, ब्लैक जैक ने एजेंट 5 का माइंड अपने कंट्रोल में लिया था और वो यही समझता रहा था कि एजेंट 5 हमारा वफादार बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं था। एजेंट 5 जानबूझकर ब्लैक जैक और मादाम सितारा का वफादार बना हुआ था, जबकि हकीकत में वो इमरान और अपने साथियों के लिए काम कर रहा था। इमरान एजेंट 5 को फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर भेजना चाहता था। उसने लामहला एजेंट 5 को ऐसे खुफिया आलात दे दिए होंगे जिनकी मदद से वो यहाँ से तमाम मालूमात इमरान को मुंतकिल कर सकता था। इमरान एजेंट 5 की मालूमात के जरिए फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर या फिर जीरो लैंड पहुंचना चाहता था और देख लो यही हो रहा है। इमरान अपने साथियों के हमरा हमारी ब्लैक स्पेसशिप में यहाँ आ रहा है, थ्रेसिया ने हालत का तजिया करते हुए कहा। लेकिन इमरान और उसके साथियों को जो गोलियां लगी थी वो क्या नकली थी? और फिर मैंने उन सबको बारी बारी चेक भी तो किया था, उनकी सांसें रुकी हुई थी और उनके दिलों की धड़कनें भी नहीं थी, संगी ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे अभी तक इमरान और उसके साथियों के जिंदा होने का यकीन न आ रहा हो। इमरान और उसके साथी बेहद चालाक है संगी, तनवीर ने उन पर यकीनन नकली गोलियां चलाई होंगी। और फिर तुम ये क्यों बोलते हो कि इमरान और उसके साथी आरजी तौर पर अपना सांस पलट सकते हैं? ऐसी सूरत में न उनकी नब्जें काम कर सकती हैं और न दिल की धड़कनें, थ्रेसिया ने कहा। ओ, इस कदर गहरी और खौफनाक साजिश की है इमरान ने हमारे साथ, संगी ने कहा। हाँ, और ये सब एजेंट 5 की वजह से हुआ है, हमें किसी भी हाल में उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। जब उसने अपने साथियों को हलाक किया था तो हमें उसे भी उसी वक्त गोली मार देनी चाहिए थी, थ्रेसिया ने गुस्से और परेशानी से होंठ काटते हुए कहा। हम उसे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लाए, मादाम सितारा की सुप्रीम कमांडर से बात हुई थी और सुप्रीम कमांडर ने ही उसे यहाँ लाने का कहा था, संगी ने कहा। बहरहाल जो हुआ बुरा हुआ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इमरान और उसके साथी ब्लैक स्पेसशिप तक कैसे पहुंच गए और ये इस कदर पेचीदा और जदीद शिप को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, थ्रेसिया ने कहा। इमरान जैसा इंसान अगर मरकर जिंदा हो सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है, वो यकीनन किसी न किसी तरह स्पेसशिप तक पहुंच गया होगा।
और उसका कंट्रोलिंग सिस्टम समझना उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद भी एक साइंसदान है। संगी ने कहा, हाँ ये तो है। थ्रेसिया ने संगी की तारीफ करते हुए कहा, इमरान शायद यहाँ डॉक्टर इरशाद के लिए आ रहा है। इसके अलावा उसका इस तरह अपने साथियों के हमरा आने का और क्या मकसद हो सकता है? संगी ने कहा, जाहिर सी बात है, डॉक्टर इरशाद पाकिस्तान के एक नामवर साइंसदान है, उनके लिए इमरान को हरकत में आना ही था। थ्रेसिया ने कहा, लेकिन इस मर्तबा इमरान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। वो फ्रांस को हेडक्वार्टर आने की जो गलती कर रहा है, उसे इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं, खला है, और खला में सिर्फ जीरो लैंड की हुकूमत है। हमारी मर्जी के बगैर कोई यहाँ आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान और उसके साथियों का ये सफर मौत का सफर बन जाएगा। संगी ने कुर्राते हुए कहा, ऐसा होना ही चाहिए। तुम फौरन स्टार स्पेस को उन पर हमले के लिए भेज दो, ताकि स्टार स्पेस उन्हें खला में खत्म कर दे। थ्रेसिया ने कहा, ओके मास्टर कंप्यूटर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? संगी ने चीखते हुए कहा, यस कमांडर। मास्टर कंप्यूटर तुम्हारी आवाज बखूबी सुन रहा है। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई थी। गुड, फौरन स्टार स्पेस को ऑर्डर कर दो कि वो इस आने वाली ब्लैक स्पेसशिप पर जाकर अटैक करे। जैसे भी मुमकिन हो वो इस ब्लैक स्पेसशिप को तबाह कर दे। संगी ने कहा, ओके, कितने स्टार स्पेस अटैक के लिए भेजी जाए? मास्टर कंप्यूटर की आवाज आई, 10 स्टार स्पेस को ऑर्डर दो। थ्रेसिया ने कहा, 10 नहीं 20 स्टार स्पेस को ऑर्डर दो। संगी ने कहा, फाइनल। 20 स्टार स्पेस जमीन से आने वाली ब्लैक स्पेसशिप की ब्लास्टिंग के लिए भेजी जा रही है। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई थी और उसके साथ ही स्क्रीन का मंजर बदल गया। अब स्क्रीन पर फ्रांस को हेडक्वार्टर की स्पेसशिप का मंजर नजर आ रहा था, जो निहायत सुबक रवि से खला में तैर रही थी। अचानक फ्रांस को हेडक्वार्टर की स्पेसशिप के मुख्तलिफ हिस्सों से लंबूतरे जहाजों जैसी स्पेसशिप्स निकली और निहायत तेजी से एक तरफ बढ़ती चली गई। उन स्पेसशिप्स के रंग सुर्ख थे और उन पर बड़े बड़े सितारों के मोनोग्राम बने हुए थे। गुड, अब देखता हूँ इमरान और उसके साथी फ्रांस को हेडक्वार्टर कैसे पहुँचते हैं। संगी ने कहा, इन स्टार स्पेस को ब्लैक स्पेसशिप तक पहुंचने और उन पर हमला करने में अभी खासा वक्त लगेगा। इतनी देर में हम क्यों ना एजेंट 5 से दो हाथ कर ले, आखिर पता तो चले कि उसने ये सब क्यों और कैसे किया है। थ्रेसिया ने कहा, हाँ ये जानना बेहद जरूरी है। संगी ने अजबात में सर हिलाते हुए कहा, अब तो मुझे एक और परेशानी भी लाहक हो गई है। थ्रेसिया ने कहा, वो क्या? संगी ने चौंक कर पूछा, अगर ये सारी गेम इमरान ने खेली है तो फिर मुझे इस बात पर भी शक है कि हम जिसे डॉक्टर इरशाद समझकर लाए हैं वो भी कोई और ही है। थ्रेसिया ने कहा तो संगी का रंग बदल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इमरान ने पहले हमसे डॉजिंग गेम जरूर खेली थी और हम नकली साइंसदान को उठा लाए थे, मगर दूसरी बार हमें असली डॉक्टर इरशाद ही मिले थे। अगर वो नकली होते तो सुप्रीम कमांडर को इस बात का फौरन इल्म हो जाता और डॉक्टर इरशाद इस तरह यहाँ न भेज दिए जाते। संगी ने कहा, मैंने तो एक खदशा जाहिर किया है, ये भी तो मुमकिन है इमरान ने किसी आम से साइंसदान को डॉक्टर इरशाद बना दिया हो। इमरान जिस तरह मेकअप करने में अथॉरिटी का दर्जा रखता है, उसके लिए किसी का जहन बदलना भी मुश्किल नहीं है। थ्रेसिया ने कहा, जो भी हो मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ असल डॉक्टर इरशाद को ही लाए हैं। संगी ने कहा, अच्छा चलो तनवीर को तो टटोले, देखे हमें उससे क्या नई बातें मालूम होती है। थ्रेसिया ने मौजू बदलते हुए कहा, हाँ ठीक है आओ। संगी ने कहा और फिर वो दोनों चबूतरे से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। उनके चबूतरे से उतरते ही हवा में मौलिक विजन स्क्रीन गायब हो गई थी। वो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो दोनों बाहर निकल आए। बाहर एक खूबसूरत राहदारी थी। राहदारी में हर तरफ रोबोट्स और जीरो लैंड के मखसूस लिबासों में मलबूस अफराद जा रहे थे। संगी और थ्रेसिया को देखकर वो ने सर झुकाकर सलाम करने लगे। संगी और थ्रेसिया उन्हें नजरअंदाज करते हुए राहदारी की दूसरी तरफ आ गए। उस तरफ भी 3 राहदारियां थी जो तवील और मुख्तलिफ अतराफ में जा रही थी। एक राहदारी में बड़े बड़े सुतून नजर आ रहे थे। संगी और थ्रेसिया उन सुतूनों वाली राहदारी में आ गए। दाएं तरफ नीचे लाइन की पटड़ी की तरह एक सफेद लाइन मौजूद थी, जबकि उस लाइन के करीब दीवारों के साथ बड़े बड़े खाने बने हुए थे। उन खानों में खूबसूरत कैप्सूल नुमा गाड़ियां खड़ी थी। संगी और थ्रेसिया उन खानों के पास जाकर रुक गए। संगी ने जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और उस पर लगे हुए बेशुमार बटनों में से एक बटन प्रेस कर दिया। खाने में मौजूद कैप्सूल गाड़ी में अचानक जिंदगी की लहरें दौड़ गई। दूसरे लम्हे खाने से एक कैप्सूल गाड़ी निकली और आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बाहर आ गई और फिर घूमकर उस सफेद लाइन पर आकर रुक गई। शीशे की तरह शफाफ कैप्सूल गाड़ी में 2 इंसानों के लिए आरामदायक सीटें थी। संगी ने रिमोट का एक और बटन प्रेस किया तो कैप्सूल गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुलता चला गया। आओ, संगी ने थ्रेसिया से कहा और कैप्सूल गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया।
जबकि थ्रेसिया उसके उकब में दूसरी सीट पर बैठ गई। कैप्सूल गाड़ी में कोई कंट्रोल पैनल नहीं था। वो दोनों जैसे ही सीटों पर बैठे, ढक्कन की तरह उठा हुआ शीशा खुद ब खुद बंद हो गया। हार्ड रूम, संगी ने ऊंची आवाज में कहा तो अचानक कैप्सूल गाड़ी हरकत में आई और निहायत तेजी से सफेद लाइन पर दौड़ने लगी। ये गाड़ी वाई सिस्टम के तहत चलती थी। कैप्सूल गाड़ी निहायत तेजी से मुख्तलिफ राहदारियों में घूमती हुई एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में आकर रुकी और फिर अचानक उस कैप्सूल गाड़ी के फर्श ने किसी लिफ्ट की तरह नीचे बैठना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में गाड़ी स्पेसशिप के निचले पोर्शन में आ गई। उस पोर्शन में सफेद लाइनों का जाल सा बिछा हुआ था, जिन पर बेशुमार कैप्सूल गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही थी। एक मखसूस ट्रैक पर आकर कैप्सूल गाड़ी तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी, फिर एक बड़े फौलादी गोल दरवाजे के करीब आकर रुक गई। उस गोल दरवाजे के करीब रुकते ही कैप्सूल गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा एक बार फिर खुल गया तो संगी और थ्रेसिया कैप्सूल गाड़ी से निकल आए और गोल फौलादी दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। फौलादी दरवाजे के दाएं बाएं दो मशीनी रोबोट खड़े थे, जिनके हाथों में उनकी मखसूस वाइट गनें थी। मास्टर कंप्यूटर, हार्ड रूम का दरवाजा ओपन करो, संगी ने ऊंची आवाज में कहा। मास्टर कंप्यूटर को ओपन कोड बताया जाए। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। B36H1, संगी ने कहा। ओके, मास्टर कंप्यूटर की आवाज आई और उसके साथ ही गोल दरवाजा 3 हिस्सों में मुनकसिम होकर खुलता चला गया। दरवाजा खुलते ही संगी और थ्रेसिया अंदर आ गए। ये काफी बड़ा कमरा था जो शीशे जैसे शफाफ मेटल का बना हुआ था। कमरे के दूसरी तरफ बेशुमार मशीनें काम कर रही थी, जिनके गिर रोबोट्स और जीरो लाइन के मखसूस लिबासों में मलबूस इंसान काम करते दिखाई दे रहे थे। कमरे के दरमियानी हिस्से में चंद कुर्सियां मखसूस तरतीब से पड़ी थी, जिनके पाए फर्श में धंसे हुए थे। उनमें से एक कुर्सी पर तनवीर जकड़ा हुआ था। तनवीर की गर्दन, उसके दोनों हाथ और पांव मोटे मोटे कड़ों में जकड़े हुए थे। वो होश में था और उसकी आंखों में बेपनाह हैरत की झलकियां थी। कमांडर संगी और मादाम थ्रेसिया, आप या आपने मुझे हार्ड रूम में क्यों जकड़वा रखा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर तनवीर, तुम जानते हो ना कि तुम कहाँ हो? संगी ने उसके सामने आकर उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। यस कमांडर, मैं फ्रांस हेडक्वार्टर में हूँ। जीरो लैंड के जैली हेडक्वार्टर में? क्यों, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? तनवीर ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर तनवीर, तुमने ये भी देख लिया होगा कि फ्रांस हेडक्वार्टर साइंसदानों की आम जगह है। यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का निजाम और यहाँ की हर चीज फुल प्रूफ साइंसी बुनियादों पर काम करती है। इस हेडक्वार्टर में होने वाली हर इंसान की हरकत का हमें इल्म रहता है। यहाँ तक कि इस हेडक्वार्टर में इंसानों के जहनों तक में झांकने का इंतजाम है। इंसान क्या करता है और क्या सोचता है, कंप्यूटराइज निजाम के तहत उसका तमाम डेटा हमें मिल जाता है। जीरो लैंड और फ्रांस हेडक्वार्टर के खिलाफ अगर कोई काम किया जा रहा हो या सोचा जा रहा हो तो कंप्यूटराइज सिस्टम हमें फौरन खबर कर देता है। थ्रेसिया ने कहा। जी हाँ, मैं ये सब भी जानता हूँ, मगर, तनवीर ने कहा, अगर मगर मत करो। हम तुमसे जो पूछने आए हैं वो तुम बखूबी समझ रहे हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि हमारे सामने खुल जाओ, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। संगी ने गुर्राते हुए कहा तो तनवीर बुरी तरह से चौंक उठा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तनवीर ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। तुम गद्दार एजेंट हो मिस्टर तनवीर, और गद्दार एजेंटों के साथ हम क्या सलूक करते हैं उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। थ्रेसिया ने भी गुर्राते हुए और खूंखार लहजे में कहा तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। गद्दार एजेंट तो मैं सिर्फ पाकिशा और पाकिशा सीक्रेट सर्विस के लिए था। यहाँ मैं जीरो लैंड का एजेंट हूँ और आप जीरो लैंड के एजेंट को गद्दार कहकर मेरी नहीं, जीरो लैंड की तौहीन कर रहे हो। तनवीर ने कदरे गुस्से लहजे में कहा। तुम्हारी असलियत हम पर खुल चुकी है तनवीर। तुमने इमरान के साथ मिलकर हमारे साथ डॉजिंग गेम खेली थी, उसका हमें पता चल गया है। संगी ने और ज्यादा गुस्से लहजे में कहा। डॉजिंग गेम? कैसी डॉजिंग गेम? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने इमरान और उसके साथियों को हमारे सामने गोलियां मारकर हलाक किया था और तुम यहाँ भी खुद को ऐसा पोस्ट कर रहे थे जैसे वाकई तुम जीरो लैंड के वफादार बन चुके हो, जबकि ऐसा नहीं है। तुम यहाँ बाकायदा इमरान की प्लानिंग से आए हो। इमरान और उसके साथियों को नकली गोलियां मारकर तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी और फिर तुमने यहाँ आकर खुसूसी आलात से काम लेते हुए यहाँ की इंफॉर्मेशन और तस्वीर इमरान को भेजनी शुरू कर दी ताकि इमरान और उसके साथी आसानी से फ्रांस हेडक्वार्टर में पहुंच जाए। संगी ने नफरत भरी निगाहों से तनवीर को घूरते हुए कहा। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा। ये झूठ नहीं है, बताओ तुम ये सब कैसे कर रहे हो और क्यों? मेरा मतलब है कि फ्रांस हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन और यहाँ की तस्वीरें तुम इमरान को कैसे भेज रहे हो? संगी ने गुस्से लहजे में कहा। कमांडर संगी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुमने खुद मास्टर कंप्यूटर से मेरा चेकअप किया था। अगर मेरे पास ऐसा कोई आला होता तो उसके बारे में तुम्हें फौरन इल्म हो जाता। जाहिर सी बात है,
ये काम मैं बगैर किसी साइंसी आले की मदद के कैसे कर सकता हूँ? तनवीर ने खुद को संभालते हुए एक बार फिर कदरे नर्म लहजे में कहा, इस बात पर तो हमें हैरत है। तुम्हारी हर तरह से चेकिंग की गई थी और फिर तुम यहाँ हर वक्त मास्टर कंप्यूटर की नजर में रहते हो। इसके बावजूद मास्टर कंप्यूटर तुम्हें क्लियर कर रहा है। थ्रेसिया ने होंठ भींचते हुए कहा, फिर मुझ पर आप कैसे शक कर सकते हैं? तनवीर ने उन्हें घूरते हुए कहा, इसलिए कि इमरान और उसके साथी जिंदा हैं। संगी ने गुर्राते हुए कहा, क्या कहा? इमरान और उसके साथी जिंदा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने उन सबको आपके सामने गोलियां मारी थी और फिर आपने उन्हें खुद भी तो चेक किया था। तनवीर ने बेहद हैरत भरे लहजे में कहा। संगी और थ्रेसिया गौर से तनवीर को देख रहे थे, लेकिन तनवीर के चेहरे पर सिवाय हैरत के और कोई तासुर न था। ये बहुत चालाक है कमांडर, इसकी जुबान खुलवाने के लिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तनवीर की बात सुनकर थ्रेसिया ने सख्त लहजे में कहा, तुम ठीक कह रही हो, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। संगी ने कहा, क्या मतलब? क्या तुम मुझ पर तशद्दुद करोगे? तनवीर ने कहा, हाँ, तुम आसानी से जुबान खोलने वालों में से नहीं हो, इसलिए हमें तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए तुम पर तशद्दुद करना ही पड़ेगा। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो ये इलेक्ट्रिक चेयर है। ये तुम जो मेरे हाथ में आला देख रहे हो, इसका एक बटन प्रेस करते ही इस कुर्सी में ताकतवर करंट दौड़ जाएगा और तुम्हें खौफनाक इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर तुम खुद ही हमें सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाओगे। संगी ने कहा और साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट नुमा आला तनवीर की तरफ कर दिया। ओ, तो अब तुम मेरे साथ ये सब करोगे? तनवीर ने कहा, हाँ बिल्कुल। संगी ने कहा और उसने आले के एक बटन पर उंगली रख दी। रुको, मुझे सोचने दो, तनवीर ने कहा और साथ ही वो धीरे से कुछ बड़बड़ाया। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? संगी ने अभी इतना ही कहा था कि कटाक कटाक की आवाजों के साथ तनवीर की गर्दन, उसके बाजुओं और पैरों के कड़े खुल गए। ये देखकर संगी और थ्रेसिया बुरी तरह से उछल पड़े। जैसे ही तनवीर के कड़े खुले वो फौरन उछलकर खड़ा हो गया। क्या मतलब? ये कड़े कैसे खुल गए? थ्रेसिया ने हकलाते हुए कहा, अभी बताता हूँ। तनवीर ने कुर्राते हुए कहा और दूसरे लम्हे जैसे बिजली सी चमकी और संगी और थ्रेसिया बुरी तरह से चीखते हुए एक तरफ जा गिरे। तनवीर ने अचानक उछलकर उन दोनों के पेट में बैक वक्त दोनों टांगे मार दी थी। टांगे मारते ही वो उछला और उसने कलाबाजी खाई और दोबारा अपने कदमों पर आ खड़ा हुआ। गिरने की वजह से संगी के हाथ से रिमोट निकलकर दूर जा गिरा था। तनवीर ने जमीन पर आते ही एक लंबी छलांग लगाई और दौड़ता हुआ उस रिमोट के पास आ गया। रुक जाओ, खबरदार, इसे हाथ मत लगाना। तनवीर को रिमोट पर झपटते देखकर संगी ने हलक के बल चीखते हुए कहा, लेकिन इस असना में तनवीर रिमोट उठा चुका था। दूसरे लम्हे उसने एक और छलांग लगाई और संगी के ऊपर से गुजरता हुआ खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जैसे वो रिमोट लेकर वहां से निकल जाना चाहता हो। जैसे ही वो संगी के ऊपर से गुजरने लगा, संगी बिजली की सी तेजी से उठा और उसने उठते ही तनवीर की दाएं पिंडली पर उस अंदाज में हाथ मारा कि तनवीर का फिजा में उठा हुआ जिस्म घुमा और अचानक फर्श पर आ गिरा। उस तरफ थ्रेसिया मौजूद थी, वो उठ रही थी। उसने जो तनवीर को अपने करीब गिरते देखा तो अचानक उसने अपने जिस्म को खम देते हुए एक टांग घुमाकर तनवीर को मारनी चाही, मगर तनवीर ने फौरन अपना जिस्म समेट लिया। वो थ्रेसिया की लाश से तो बच गया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते ही संगी उछला और जमीन पर आकर तकरीबन घसीटता हुआ तनवीर से आ टकराया। उसने जमीन पर घसीटते हुए दोनों टांगे जोड़ी थी जो तनवीर के पहलू में लगी और तनवीर दर्द की शिद्दत से दौरा होता चला गया। उसी लम्हे थ्रेसिया और संगी तेजी से उठ खड़े हुए। तुम बेहतरीन फाइटर जरूर हो तनवीर, लेकिन तुम मेरा और थ्रेसिया का मुकाबला नहीं कर सकते। उठो और उठकर खड़े हो जाओ। संगी ने तनवीर को खूनी नजरों से देखते हुए कहा। तनवीर के चेहरे पर शदीद चिल्लाहट थी। ये रिमोट मुझे दे दो, संगी ने तनवीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तनवीर ने रिमोट की तरफ देखा और फिर उसने रिमोट को यकलक ऊपर उछाल दिया। रिमोट हवा में उछला तो संगी और थ्रेसिया की नजरें बेख्तियार ऊपर उड़ गई। उसी लम्हे तनवीर बिजली की सी तेजी से घुमा और उसकी नीम कौस में घूमती हुई एक टांग संगी के पहलू पर पड़ी। संगी के हलक से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। थ्रेसिया ने चौंक कर तनवीर की तरफ देखा ही था कि तनवीर ने जमीन पर गिरकर कलाबाजी खाई और उसकी एक टांग थ्रेसिया के दाएं घुटने पर पड़ी। थ्रेसिया लड़खड़ाकर कदरे तिरछी हुई ही थी कि तनवीर की दूसरी टांग हरकत में आई और थ्रेसिया फिजा में उछलकर कलाबाजी खाने वाले अंदाज में फर्श पर गिर गई। तनवीर ने बड़ी खूबसूरती से मार्शल आर्ट का एक खौफनाक दाव थ्रेसिया पर किया था। उसकी टांग थ्रेसिया की ठोड़ी पर पड़ी थी। क्योंकि उसका जिस्म पहले ही झुका हुआ था, इसलिए तनवीर की लात खाते ही वो उछली और फिर जोरदार धमाके से गिर गई। इससे पहले कि वो उठती, तनवीर ने उछलकर नीचे आते हुए रिमोट को दबोच लिया। इस असना में संगी गुर्राता हुआ उठा और तकरीबन दौड़ते हुए अंदाज में तनवीर की तरफ बढ़ा, लेकिन तनवीर होशियार था। जैसे ही संगी उसके करीब आया, तनवीर ने अपनी जगह छोड़ दी। वो फौरन 2 कदम साइड में हो लिया था।
तेज रफ्तारी से आता हुआ संगी उसके करीब से गुजरा ही था कि तनवीर ने एक बार फिर अपने जिस्म को घुमाया और मार्शल आर्ट्स के मखसूस अंदाज में उसने जोरदार टांग संगी की कमर पर मार दी। संगी उछला और उड़ता हुआ सीधा थ्रेसिया पर जा पड़ा जो उठने की कोशिश कर रही थी। एक दूसरे से टकराकर वो एक बार फिर चीखते हुए गिर पड़े। फिर वो दोनों जख्मी दरिंदों की तरह गुर्राते हुए उठे, लेकिन इतनी देर में तनवीर छलांगे लगाता हुआ दरवाजे से निकल गया था। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे, संगी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो अपने जिस्मों में होने वाली तकलीफ की परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे से निकलकर उन्होंने तनवीर को निहायत तेजी से एक तरफ भागते देखा जो एक राहदारी में मुड़ रहा था। ओ, वो निकला जा रहा है, पकड़ो उसे, उसके पास मेरा मास्टर रिमोट है, संगी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। और फिर वो दोनों पागलों की तरह उस तरफ भाग पड़े जिस तरफ तनवीर गया था। रुचि के दिमाग में रोशनी का एक नुक्ता सा चमका और बतदरीज फैलता चला गया। दूसरे लम्हे उसके जहन में छाई हुई तारीकी दूर हो गई। उसने आंखें खोली और खाली खाली नजरों से यकटक ऊपर देखने लगी। आंखें खोलने के बावजूद उसकी आंखों के सामने जैसे धुंध का गुबार सा छाया हुआ था। उसके जहन में शदीद हलचल हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके दिमाग में सैकड़ों जहरीले कीड़े रेंग रहे हो। शदीद तकलीफ से उसका चेहरा बिगड़ सा गया था। फिर यकलक उसका जिस्म जोर से कांपा और फिर उसके जहन से जैसे कीड़े चढ़ते चले गए। उसके साथ ही रुचि की आंखों के सामने छाई हुई धुंध भी खत्म हो गई। उसकी आंखों के सामने शीशे की छत थी जिससे उसे सियाह आसमान और सितारे चमकते दिखाई दे रहे थे। वो ये देखकर फौरन उठकर बैठ गई और फिर हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगी। वो शीशे के बने हुए एक गोल कमरे में मौजूद थी। सिवाय फर्श के कमरे की दीवारें और छत शीशे की तरह चमकदार थी। छत से तो आसमान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दीवारों के शीशों के आर पार उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे चारों दीवारों की दूसरी तरफ धुआं सा फैला हुआ हो। उस धुएं में उसे शायद जैसे इंसान जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके जिस्म और चेहरे वाज़ेह नहीं थे। उनमें से कुछ सायों के चलने का अंदाज मशीनी सा था, जैसे कदम ब कदम रोबोट चलते हैं। क्या मतलब, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गई? रुचि के मुंह से हैरतजदा आवाज निकली। उसने जहन पर जोर दिया तो अचानक उसके जहन के दरीचे खुलते चले गए। उसे याद आ गया कि वो एक्रीमिया में मौजूद अपने फ्लैट में मामूल के मुताबिक सोने के लिए अपने बेडरूम में जा रही थी कि अचानक कॉल बेल बज उठी। रुचि ने दीवार पर लगे हुए क्लॉक को देखा जिस पर रात के 10 बज रहे थे। उसने हैरान होकर सोचा था कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो पलटी और बैरूनी दरवाजे के पास जाकर उसने पूछा कि कौन है। जवाब में उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई न दी। रुचि ने डोर आए से बाहर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई दिखाई न दिया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ी, क्योंकि उसने अचानक एक तेज और नागवार सी बू महसूस की थी। वो पीछे हटी तो उसने दरवाजे के की होल से जर्द रंग का धुआं सा अंदर आते देखा। रुचि ने फौरन अपना सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में की होल से आने वाली गैस अपना असर दिखा चुकी थी। अचानक ही रुचि का जहन किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घुमा और वो खाली होती हुई बोरी की तरह फर्श पर गिर गई। उसके जहन में यकलक गहरी तारीकी छा गई थी। फिर रुचि ने उस तारीकी में अपने जहन में झुंझुनाहट के साथ साथ अजीब सी आवाजें सुनी थी। उसे यूं लगा था जैसे नींद के आलम में कोई उसके दिमाग की रगों में नोकीली सुइयां चुभो रहा हो और बार बार उससे X2 की असलियत के बारे में पूछा जा रहा हो। सुइयों की चुभन से रुचि को अपने जिस्म में शदीद तरीन तकलीफ की लहरें सरायत करती हुई महसूस हुई थी। वो जानती थी कि असल X2 कौन है। शायद दर्द की लहरों से उसे अपने जिस्म में से जान से निकलती हुई महसूस हो रही थी और उसकी जुबान X2 के तौर पर इमरान का नाम बताने ही लगती थी कि उसके जहन में एक बार फिर तारीकी छा जाती थी। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। उसे अपने जिस्म में बिजली के जोरदार झटके भी लगते हुए महसूस हुए थे, जैसे कोई उससे X2 का असल नाम उगलवाने के लिए उसके जहन से छेड़छाड़ के साथ साथ उसे बिजली के शॉक्स भी लगाता रहा हो। एक बार जोरदार झटकों से उसे होश भी आया था। होश में आकर उसने खुद को एक बड़ी और अजीबोगरीब मशीन में जकड़े पाया। उसके सर और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोल बेल्टों के साथ बेशुमार तारे लगी हुई थी और उसके सामने एक खौफनाक इंसान खड़ा नजर आ रहा था जिसका जिस्म दुबला पतला था। उसने सिया लिबादे नुमा लिबास पहन रखा था और उसके सर और चेहरे पर एक खौफनाक खोल नजर आ रहा था। खोल में से रुचि को आंखों के दो सुराखों से दो अंगारे से दिखाई दिए थे। उस खौफनाक खोल वाले इंसान के हाथों में एक माइक था। उसे होश में आते देखकर वो जोर से चीखा था कि इसे होश आ गया है, फौरन इसे शॉक लगाकर बेहोश करो। फिर अचानक रुचि को एक जोरदार झटका लगा और उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकल गई और फिर उसका जहन एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। उसके बाद से लेकर अब तक उसे अपनी कोई खबर नहीं थी और वो होश में आई थी। ओ मेरे खुदा, मेरे जहन को स्कैन किया जा रहा था
और वो जो भी था वो मुझसे X2 की हकीकत पूछ रहा था। ऋषि ने सारे वाकयात को याद करते हुए बुरी तरह से लरज कर कहा। ये याद करके उसके जहन को स्कैन करके उसे X2 की हकीकत मालूम की जा रही थी। वो पूरी जान से कांप उठी थी। वो समझ गई कि उसे बाकायदा अगवा किया गया है और जिसने भी उसे अगवा किया था वो उसे X2 के बारे में मालूम करने की कोशिश में था, लेकिन उसके जहन को चूंकि इमरान ने लॉक कर रखा था, इसलिए शदीद तकलीफ में वो जब भी इमरान का नाम जुबान पर लाने की कोशिश करती उसका जहन तारीकी में डूब जाता था।